हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी को सुप्रभात। आई होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जैसा पता है कि हम लोगों का जो है MCQ 500 सीरीज जो चल रहा है उसका आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 12। इसके पहले जो है टोटल 11 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट 191 क्वेश्चंस कराए जा चुके हैं। तो यदि आप किसी भी ट्रेड से हैं, किसी भी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, किसी भी ट्रेड से, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूज़फुल है। और इस सिलसिले में मैंने अपना जो ये वीडियो सीरीज़ जो MCQ सीरीज़ जो स्टार्ट किया है, ये ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके या तो NCBT के जो है मॉडल क्वेश्चंस उस पर आधारित है, या फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन पर आधारित है। तो ये इन सब क्वेश्चंस के आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग ज़रूर इन प्रीवियस जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को वॉच कीजिए। और यदि इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं तो उनके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म चैप्टर, ये कुछ चैप्टर हैं। ITI टूल्स का भी एक कुछ जो है क्लासेस का वीडियो मेरे आपके जो है चैनल पे मिल जाएगा, मेरे चैनल पे। और दूसरी बात है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, जो कि सभी के लिए फिर से कॉमन हो जाता है, सभी ट्रेड के लिए, तो वो चैप्टर को भी आप लोग मेरे चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आप जो है उन सभी वीडियोस को का लिंक दिया हुआ है, तो आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। ITI टूल्स भी है, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए। बहुत अच्छे से मैं उन क्लासेस को बताया हूँ, पूरा पिक्चर वाइज मैं चीज़ों को समझाया हूँ। तो आई होप गाइज कि आप लोग को वो वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि वो उनमें मतलब उस तरह से डिस्क्रिप्शन ही दिया गया है। मतलब पूरा वीडियो जो बनाया गया है वो पूरा पिक्चर के साथ, मतलब कि आप लोग ताकि बेहतर ढंग से समझ सकें। तो चलिए, आज हम लोग जो है अपना जो ये हम लोग का 500 MCQ सीरीज जो चल रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस का, उसको अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। 192 नंबर से स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, आज का हमारा जो क्लास रहेगा, वो वर्क एनर्जी और आपका जो आपका पावर है, ठीक है, वर्क एनर्जी पावर पे बेस्ड है, कार्य ऊर्जा और शक्ति पर बेस्ड है, जिसमें कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने थ्योरी कुछ इसका समझा दिया था, यूनिट वगैरह सबको बताया था। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछले क्लास में 2 न्यूमेरिकल्स हुआ था, आज हम लोग अच्छे से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और इस चैप्टर को फिर हम लोग आज यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो है, क्वेश्चन में पहला क्या बोल रहा है, देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट यूनिट फॉर 1 हॉर्स पावर इन मैट्रिक सिस्टम। इक्विवेलेंट यूनिट आपसे पूछी गई है, 1 HP का वैल्यू पूछा गया है, कितना होगा मैट्रिक सिस्टम में। आप वो वाला वैल्यू नहीं बता दीजिएगा 735.5 जो पिछले क्लास में बताए थे, वो नहीं होगा। यहाँ पे आपसे इक्विवेलेंट इकाई पूछी गई है, इक्विवेलेंट यूनिट पूछी गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। 1 आपका जो क्या पूछा गया है, इक्विवेलेंट इकाई पूछा गया है, किसका, 1 हॉर्स पावर का पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए मुझे। हाँ भाई, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही आंसर इसका 192 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 75 kg मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा आपका क्या, ये आपका हो जाएगा 1 HP का मान, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में, मगर इक्विवेलेंट वैल्यू, ठीक है, मैट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई। ओके, इक्विवेलेंट वैल्यू 75 होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा जो होता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उसका सूत्र आपसे पूछा गया। तो देखिए इसमें थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एनर्जी का। तो एनर्जी किसको कहा जाता है। एनर्जी पिछले क्लास में मैं बताया था आपको, एनर्जी कार्य करने की क्षमता। ओके, एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी कहते हैं कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है, ठीक है।
कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? एनर्जी कहा जाता है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। अब देखिए एनर्जी की बात करेंगे तो फिजिक्स के टर्म्स में एनर्जी ऐसे बहुत तरह का एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी होता है फिजिक्स में। मगर यदि आप बात कीजिएगा एनर्जी का, तो एनर्जी जो है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 टाइप्स। एनर्जी आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, जिसमें कि पहला प्रकार जो है ए नंबर आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। अब बात करेंगे दूसरा नंबर का, तो हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, जिसको कि गतिज ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गतिज ऊर्जा। आइए हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कौन सा हुआ? इसके बीच डिफरेंस समझिए कि मान लेते हैं छत है आपका, ठीक है, छत के ऊपर कुछ सामान आप रख दिए हैं, लाइक मान लेते हैं एक ईंटा को आप रख दिए छत के ऊपर, तो ये कुछ ना कुछ हाइट पे रखे हैं आप, इस ईंटा को यहाँ पे रखे हैं हाइट पे, कुछ h हाइट पे है या नहीं है, ऊंचाई पे है, तो ये जो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो वो जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है। क्यों? इसलिए है क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पर है, कुछ हाइट पर है, ठीक। पर जब एक मोटरसाइकिल या फिर मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, जैसे इसी ईंटा को ही मान लेते हैं, ये जब मोशन करने लगेगा, ये जब ये गति करने लगेगा, ओके, जब ये चलने लगेगा, ठीक, तो इसमें ये क्या हो जाएगा? इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी में हम अच्छे से और आपको एग्जांपल देते हैं। लाइक देखिए, ये आपका क्या था? घर है, ठीक है ना, ये आपका घर है, ऊपर ये ईंटा रखे हैं। अभी इसके पास कौन सा एनर्जी है? तो आप कहिएगा सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, फुल मात्रा में, पूरा इसके पास जितना जो भी एनर्जी है पूरा का पूरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी है। क्या है? स्टोर्ड है, जमा किया हुआ एनर्जी, जमा है, ऊपर में है, इस वजह से क्या है? जमा। जैसे ही इसको आप नीचे गिराइएगा, जैसे ही ये नीचे गिरेगा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा किसमें? काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगेगा, क्योंकि एनर्जी तो उसके पास है ना। एनर्जी देखिए सबसे बड़ा बात होता है, चाहे आप एनर्जी का यदि हम बात करेंगे तो एनर्जी का एक सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब जो ऊर्जा होता है उसको ना आप बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं, ना बना सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये कहता है एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल कहता है। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई हम करते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी जब इसका पूरा था, जब ऊपर से जब ये गिरने लगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो था, जो स्थितिज ऊर्जा था, अब वो धीरे धीरे किस में बनने लगा? वो धीरे धीरे अब गतिज ऊर्जा में आने लगा, क्योंकि इसमें मोशन आने लगा, इसमें जो है कुछ गति आने लगा इस ऑब्जेक्ट में। जब नीचे गिरेगा, जाहिर सी बात है अपना प्लेस चेंज कर रहा है ना, वो जगह चेंज कर रहा है, तो क्या हो रहा है? गति आ रहा है, उसमें मूवमेंट आ रहा है, उसमें कुछ स्पीड आ रहा है, नीचे गिर रहा है, तो क्या किस में कन्वर्ट होने लगेगा? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। परंतु यदि इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस पॉइंट पे, तो बीच का जो वैल्यू होगा, यहाँ पे जितना काइनेटिक एनर्जी होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा होगी उतनी गतिज ऊर्जा भी होगी, ठीक। लेकिन ऊपर में जैसे इस पॉइंट पे है तो गतिज ऊर्जा कम है, किसके अपेक्षा? स्थितिज ऊर्जा के। फिर धीरे 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 जो है गतिज ऊर्जा बढ़ता जाएगा और स्थितिज ऊर्जा कम होता जाएगा। एक पॉइंट पे जब ये पॉइंट इस जगह पे जब टच कर जाएगा, जब ग्राउंड पे जाके हिट कर जाएगा ये ईंटा, जब नीचे ग्राउंड पे टच कर जाएगा ये ब्रिक, तो इस जगह पे ग्राउंड पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, इस पॉइंट पे हो जाएगा, पीई का वैल्यू हो जाएगा 0, और काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा पॉइंट पे हिट करने के जस्ट 0.0001 सेकंड पहले, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मान हो जाएगा मैक्सिमम। कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो हम क्या देख रहे थे कि इस पॉइंट पे छत पे जब था पोटेंशियल एनर्जी था मैक्सिमम, कितना था, बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की यदि बात करते तो काइनेटिक एनर्जी था जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो था। लेकिन नीचे जब पॉइंट में ये आ गया, नीचे वाले पॉइंट पे क्या हो गया, इस पॉइंट पे ओके, इस पॉइंट पे जो है काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। समझ में आया बात? इस छत पे ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और जब जैसे ही नीचे गिरा दिए, नीचे पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी हो गया मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्या हुआ, फॉर्म बस चेंज हो गया, एनर्जी का रूपांतरण हो गया, काइनेटिक गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में या फिर स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में भी रूपांतरण होता है। आया बात समझ में? तो एनर्जी को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते, ना उसको बना सकते हैं, यही कंसेप्ट है। अब रही बात की एनर्जी का, तो एनर्जी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी के दो प्रकार होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यदि कोई वस्तु चल रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, कोई वस्तु यदि ऊंचे स्थान पे यदि रुका हुआ है तो उसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। डैम होता है ना, डैम, ठीक है, डैम, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में यदि बोला जाए कि कौन सा ऊर्जा वहाँ होती है तो ये मान लेते हैं डैम है, पानी भरा हुआ है, ऊंचे स्थान पे है और ये आपका ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड है आपका, ये पूरा पानी जो इसमें भरा हुआ है किस में, कौन से ऊर्जा में है, तो बोलिएगा क्या इसमें सर, ये पीई में है, पोटेंशियल एनर्जी में है। क्यों? क्योंकि सारा जो है ना स्टोर्ड वाटर है, जमा किया हुआ पानी, जमाव है। यहाँ पे क्या होगा, किसी हाइट पे, ऊंचाई पे है, ये है कि नहीं, ये ऊंचाई पे, ग्राउंड लेवल से ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे जो स्टोर्ड जो वैल्यू है एनर्जी का वो क्या है, mgh है। कितना है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी की मैं यदि बात करूँ, पीई जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा, उसका जो वैल्यू होगा फॉर्मूला का m/g/h, जहाँ m क्या है आपका द्रव्यमान है वस्तु का, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट वैल्यू है, ओके 9.81, और h क्या है कितनी ऊंचाई पे उस वस्तु को रखा गया है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, जमीन से ग्राउंड से या जमीन से जो है कितनी ऊंचाई पे उसको रखा गया है उसका। तो मान लिया जाए यदि मैं बोलूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है धरती पे रखा हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बताइए। बोलिएगा सर कि उसमें तो हाइट तो कुछ है ही नहीं, हाइट उसका हो गया जीरो, तो ये पूरा टर्म कट के क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म जीरो से जब गुना कर दीजिएगा एच को, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा, जीरो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या, कुछ भी नहीं। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कुछ ऊंचाई होना चाहिए, कुछ हाइट होना चाहिए, आपके छत के ऊपर का जितना सामान है सब में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक। पहाड़ के ऊपर रखा हुआ, पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो पत्थर सब है उस सब में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है, पृथ्वी का जो सतह है उससे ऊंचाई पे है, ठीक, ओके। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या ले लिए, अर्थ का सतह लिए, तब अर्थ के सतह से ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि ग्रेविटेशनल का बात है यहाँ पे, जो है आपका गुरुत्वाकर्षण जो है उसका हम लोग ले रहे हैं ना, और तो पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगा, उसी में mgh में आएगा। तो आप लोगों को समझ गए कि mgh जो होता है ये फॉर्मूला में होता है, इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग इस फॉर्मूला को याद रख लीजिए। चलिए अब यदि बात करें गतिज ऊर्जा का, तो गतिज ऊर्जा का भाई क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम लोग गतिज ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में ke से डिनोट किया जाता है, इसे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। वो क्या होता है, हाफ mv², 1/2, हाफ हो गया m, m क्या हो गया, मास हो गया, और v क्या हो गया, वेलोसिटी, v क्या हो गया, वेलोसिटी या फिर वेग। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाउ मच, हाफ mv², ओके। और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा था मैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जो है p इक्वल टू mgh। सब पॉइंट सब नोट कीजिए, सिर्फ ऐसे ही हवाई में मत पढ़ा कीजिए, ठीक है, पॉइंट्स को नोट कीजिए, कॉपी कलम बतौर ले करके बैठिए और फिर चीज़ों को समझिए, बहुत मज़ा आएगा। चलिए समझ में आया, तो यदि एक चिड़िया ऊपर उड़ रही है, यदि एक चिड़िया इस तरह से आकाश में उड़ रही है, तो बताइए उसमें कौन सा ऊर्जा उसके पास है। देखिए इसमें जो बोलिएगा सर इसमें दोनों ऊर्जा है, पीई भी है और केई भी है। कैसे, कुछ हाइट पे जाके उड़ रहा है तो क्या हो जाएगा,
कुछ ना कुछ तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी जरूर है, उसका वजन है, कुछ उस चिड़िया का वजन है जो कि उसको नीचे की ओर खींच रहा है, ठीक है, एच है उसमें, तो mgh के कारण जो है पोटेंशियल एनर्जी तो उसमें आया ही। और चूंकि चिड़िया आगे बढ़ रही है, दौड़ रही है, आगे निकल रही है, चल रही है, तो जब चलने वाली जब बात हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी तो आना ही आना है, तो इसमें दोनों एनर्जी का समावेश होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, आइए। तो क्वेश्चन में बोला गया था व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब तो आप लोग आराम से कर पाइएगा। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा mgh, है ना, हो जाएगा mgh। अच्छा, एनर्जी को किस में दिखाएंगे हम लोग, जूल में दिखाते हैं। एनर्जी को भी किस में दिखाते हैं, जूल में दिखाते हैं। ओके, वर्क डन किस में होता है, वो भी जूल होता है। तो इकाई आपसे पूछ देगा, एनर्जी का इकाई तो बोलिएगा जूल, वर्क का तो बोलिएगा जूल, हीट का बोलेगा तो हीट का भी क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, हीट का भी जूल ही। क्वेश्चन नंबर 194 कहता है, देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चलिए बताइए सभी लोग, काइनेटिक एनर्जी का अभी भी गला फाड़ रहे थे हम, बहुत अच्छे से समझाएं आप लोग को। तो ढूंढिए, कहीं पे होगा हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर जूल। ओके, वही आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 mv स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा है, हो गया बी हो गया। अच्छा, ME जो होता है मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और प्लस जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। यांत्रिक ऊर्जा इन दो एनर्जीज का सम जो होता है उसके इक्वल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195। अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 195 कहता है हाउ मच, एकदम ध्यान से गौर से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चंस में क्या हम लोग स्टेप लेंगे जो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, उन चीज़ों को भी थोड़ा दिमाग लगे। दिमाग को ऐसे ही वेस्ट मत होने दीजिए, दिमाग में जरूर जोर दीजिए कि कैसे बनेगा, क्या क्या फॉर्मूला हमको याद है, फॉर्मूला जरूर याद कीजिए। और यूनिट्स का खासकर बहुत ख्याल रखा कीजिए, जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाइए, मैथ वगैरह हो या चाहे फिजिक्स में, यूनिट्स का जो जरूरी ख्याल रखिए। WCS वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन साइंस का चैप्टर शुरू होता है यूनिट से, यूनिट कन्वर्सन इसलिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया हूँ। तो चलिए हम लोग बात करेंगे 195 क्वेश्चन का। तो 195 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, हाउ मच वर्क डन इन 1 आवर। 1 घंटे में बोला गया है कि कितना काम किया जाएगा यदि एक पंप जो है, एक पानी वाला पंप, कैन राइज 100 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन 1 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। 1 घंटे में कितना कार्य होता है, मतलब आपसे क्या पूछ दिया गया, आपसे W पूछा गया है, W इक्वल टू वाट। ठीक है, W इक्वल टू वाट, कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में, टाइम कितना है, टाइम है आपका 1 मिनट। ओके, 1 मिनट में कितना मीटर ऊंचाई तक, देखिए 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। ओके, 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक। तो हाइट मेरा कितना हो गया, h का जो वैल्यू हो गया, हाइट की यदि बात करूं तो ये कितना है, 200 मीटर। ठीक है, और ये पानी जो उठा रहा है वो कितना उठा रहा है, मतलब कि पानी यदि हम ऐसे बात करें तो भार लिख सकते हैं, पानी का जो भार है वही तो होगा 100 लीटर जो है वो क्या है, पानी का भार है। मतलब पानी का भार मतलब क्या कहेंगे हम लोग उसको, m। ओके, क्या हो जाएगा, m मास। लेकिन यहाँ पे भार की बात कही गई है ना, तो भार जो हो जाएगा यहाँ पे वेट कहलाएगा, W। ओके, पानी का भार जो होगा क्या हो जाएगा, W। ओके, तो W इज इक्वल टू हाउ मच, 100 लीटर, 100 लीटर। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमको वर्क डन निकालना है, W निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए, आइए, ये हो गया इतना लीटर। अच्छा, 100 लीटर जो होगा कितना के बराबर हो जाएगा, 100 kg के भी इक्वल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज 1 kg बराबर 1 लीटर होता है, इसलिए। तो W जो भार हो गया, W हो गया, वो कितना हो गया, 100 kg हो गया। अब देखिए भार जो होता है एक तरह का क्या होता है, फोर्स ही तो होता है। W क्या होता है, एक तरह का भार जो होता है, एक तरह का mg। W इक्वल टू क्या बताए थे हम, mg बोले थे ना, mg। और ये mg जो है या फिर W जो वेट है, जो भार है, वो क्या है, एक तरह का फोर्स है। क्या है, W जो है क्या है, एक तरह का फोर्स है। बात आई समझ में।
क्या है, वेट जो है इसको WT लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा, यहाँ W बोल रहे हैं, ये W तो वर्क हो गया, वर्क पूछा गया, कार्य है, और ये क्या है, भार है। तो भार को एक तरह से हम लोग क्या बोले थे कि एक प्रकार का फोर्स होता है, तो इसके जगह पे आप फोर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू कितना हो गया, 100 kg, F इक्वल टू 100 kg। चलिए अब हम लोग फॉर्मूला इसमें सेट करते हैं, बहुत अच्छे। देखिए इसमें हम लोग फॉर्मूला सेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, W इक्वल टू F इंटू S, यही है। तो फोर्स जो है वैल्यू कितना है फोर्स का, 100 kg है, 100 kg यहाँ लिख दिए, इंटू जो S है हमारा, S क्या है, डिस्टेंस, S क्या है, डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी कितना है भाई, दूरी है 200 मीटर, 200 यहाँ पे लिख दिए, 200 मीटर। चलिए इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 4, मतलब 20,000 kg मीटर, 20,000 kg मीटर, जो किसके लिए वैल्यू आया, ये 1 मिनट का काम हो गया, ठीक है। ये 20 जो आपका 1000 kg मीटर जो आया, 1 मिनट का वैल्यू। क्वेश्चन में देख लीजिए आप, क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि वो बोल रहा है ना कि 1 घंटे का आपसे पूछा गया है, 1 घंटे में कितना कार्य होता है। यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर, 1 मिनट में, ठीक है, ये जो वैल्यू आया है मेरा 1 मिनट का आया है, 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी को उठा सकता है। तो ये जो वर्क हम निकाले वो कितने का निकाले, 1 मिनट काम का निकाले, क्योंकि डाटा जो हमको मिला हुआ है यहाँ पे, सब डाटा जो सॉल्व किए हैं वो 1 मिनट का है। तो इतना काम जो किया वो पंप 20,000 किलो, ठीक है, 20,000 kg मीटर जो काम किया है, वर्क जो किया है वो 1 मिनट का किया है। किसका किया है, 1 मिनट का। तो भाई यदि हम आपसे पूछ दें कि बताओ कि 1 घंटे का कार्य कितना होगा, ठीक है, तो वर्क आप बोलिएगा सर इसमें कुछ मत कीजिए, 1 मिनट का कार्य 20,000 है, ठीक है, तो 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, तो कितना हो जाएगा, 20,000 गुना 60, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट का कार्य इतना था, तो 60 मिनट, मतलब 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो 60 मिनट का कार्य कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 गुना 2 कितना हो जाएगा, 12, और गुना क्या सुनना है यहाँ पे, 4 और इसका 1, 5 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, 12 इंटू 10 टू द पावर 5, हाउ मच, kg मीटर, ठीक है, क्योंकि यहाँ kg मीटर ही चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा kg मीटर। आंसर ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन आपका चल गया, ऑप्शन नंबर बी चले जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी लग गया, समझ में आया। फॉर्मूला हम लोग बस वर्क डन का लगाए हैं, F इंटू एस, जो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाया था, फोर्स इंटू एस, मतलब एस क्या होगा, दूरी, तय की गई दूरी, और एफ हो गया अप्लाइड फोर्स। तो फोर्स जो है एक प्रकार से भार को ही लिया जाता है, जो कि 100 kg हो गया, और गुना कितना से कर दिए, ऊंचाई, जितना ऊंचाई तक वो पानी को पहुंचाता है, तो 200 मीटर तक पहुंचाता है, तो 200 से गुना कर दिए। लेकिन वो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट में इतना वो जो है पानी को पहुंचाता है, 100 kg पानी को पहुंचा देता है। तो वर्क डन कितना हो गया, 1 मिनट का हो गया 20,000, लेकिन हमको 1 घंटा का वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 घंटा में बताइए कितना जाएगा। तो 1 मिनट का वैल्यू निकला है, तो 60 मिनट का निकाल देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर इतना आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 196 क्वेश्चन नंबर समझिए क्या कह रहा है। 196 कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन इफ अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन एक्टेड अपॉन अ बॉडी एंड द बॉडी हैज बीन मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ठीक है, समझिए इसको क्या कहता है, देखिए हिंदी में बस समझ लीजिए। यदि 250 न्यूटन बल कि किसी वस्तु पर कार्य करता है, ठीक है, कोई वस्तु है उस पर 250 न्यूटन का एक बल, एक फोर्स जो है काम कर रहा है, ठीक है, और वो वस्तु 15 मीटर दूरी तक चलती है, तो कार्य क्या होगा, कार्य कितना किया गया, ये पूछ दिया गया है। पहला इसके प्रीवियस क्लास जो पार्ट नंबर 11 था उसमें पूरा अच्छे से मैं समझाया था, वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला कैसे आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो हमको डाटा दिया हुआ है, डाटा की यदि मैं बात करूँ तो हमको मिला है एफ का वैल्यू कितना है, 250 न्यूटन दिया हुआ है, ओके। उसके बाद बात करूँ एस दिया हुआ है, एस क्या है, तय की गई दूरी कितना है, 15 मीटर है ना। अब आपसे कार्य पूछ रहा है, बहुत ही आसान है, निकाल दीजिए कार्य। W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 250 और गुना s का मान कितना है 15 है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा 3750 जूल में आएगा। जूल में क्यों आएगा? क्योंकि ये वाला न्यूटन में हो गया और ये हो गया मीटर। तो न्यूटन मीटर का जो मल्टीप्लिकेशन 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, इसलिए न्यूटन मीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? जूल में लिखते हैं। प्रीवियस क्लास जाके देखिए, नहीं समझ में आया तो प्रीवियस क्लास जाके देखिए, पूरा तोड़ तोड़ के एकदम बच्चा टाइप समझाया है, क्यों होता है इस तरह से, कैसे आता है, वर्क डन का फॉर्मूला ये क्यों लिखा जाता है, ठीक है, यूनिट क्या है, अर्ग क्या है, जूल क्या है, ठीक है, पाउंडल क्या है, एकदम पूरा तोड़ के रख देते हैं। कोई बच्चे अब आ जाएंगे नहीं समझेंगे तो मेरी गलती है, तो बताइए मेरी क्या गलती है? आइए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ऑप्शन आपको मैं बता दिया कौन सा होगा 3750 और तो ऑप्शन नंबर चलेगा डी, ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है 197 क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ए बॉडी ऑफ मास 250 kg इज एट हाइट ऑफ 30 मीटर। क्या कह रहा है कि 250 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई है तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? आज पढ़ा है कि स्थितिज ऊर्जा और जो है आपका गतिज ऊर्जा के बीच डिफरेंस और फॉर्मूला के बारे में भी बताया हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला क्या होगा? mgh होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको m का मान वो दे रखा है, ठीक है, m का वैल्यू आपको दे रखा है। कितना दिया है? 250 kg। g का मान जो है आपको लेना पड़ेगा, याद रख लीजिए इसको, g का मान जो है ना दिमाग में बढ़िया से एकदम फिट कर लीजिए कि g का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एकदम दिमाग में एकदम इसको गाड़ लीजिए बढ़िया से, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको देगा, जरूरी नहीं है, ठीक है, कहीं कहीं बहुत मेहरबान आप में हो गया तो दे देगा और नहीं तो नहीं देगा, वो उसकी मर्जी, आपको याद रखना है। ओके, जी का वैल्यू हम लोग ये लेंगे। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। स्थितिज ऊर्जा जो है, स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh। यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो m का मान हमारा जो है, m का वैल्यू कितना है? 250, ओके, इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू कितना? 30 मीटर। ठीक है, इसको केजी में रहने देंगे और इसको हम लोग किस में रहने देंगे? मीटर में रहने देंगे। ओके, आइए इसको जब हम लोग सॉल्व करें, जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ओके, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 73575 जूल, ठीक है, 73575 जूल। अब देखिए यहाँ केजी था, ठीक है, ये वाला टर्म में क्या था? केजी था, यहाँ पे 9.81 से मल्टीप्लाई हो गया और ये वाला टर्म तो मीटर में है, तो ये वाला टर्म जो आपका बन गया न्यूटन। क्यों? कि केजी इंटू केजी के साथ जब 9.81 का मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो बन जाता है न्यूटन में, और ये वाला टर्म जब न्यूटन में हो गया और ये मीटर में है ये वाला 30, तो न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? जूल दे देगा आपको, हो गया, एकदम आसान, एकदम। अब इसमें एकदम इतना सिंपल है कि क्या बताएं आपको। ये केजी में दिया हुआ, आप बोलते, जैसे आप पूछ सकते थे कि सर इसके प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसमें न्यूटन था और यहाँ न्यूटन था, यहाँ मीटर था, तो जूल आ गया, समझ में आ रहा था। लेकिन यहाँ तो केजी है सर और यहाँ पे मीटर है, केजी है, यहाँ केजी है और यहाँ मीटर है, तो यहाँ जूल कैसे लिख रहे हैं? तो भैया मेरे यहाँ पे केजी है, लेकिन इसको फिर 9.8 के साथ जो ये केजी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, केजी जब 9.8 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये न्यूटन में बन गया, ये वाला टर्म हमारा न्यूटन में आ गया, ये वाला टर्म, ये न्यूटन हो गया और ये तो मीटर में दिया है, तो न्यूटन ये वाला हो गया, ये मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर क्या बन गया? जूल हो गया। इतना बारीकी से आपको कोई नहीं समझाएगा जितना मैं आपको तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। आखिर ये कन्वर्सन कैसे हो रहा है, ये कन्वर्सन होता तो यूनिट चैप्टर जो है ना एकदम एकदम खा जाइए उसको, इस तरह से कीजिए। और फर्स्ट क्लास आप लोग देखिएगा, सेकंड क्लास देखिएगा, आप लोग को लगेगा कि हाँ सर बहुत बेहतर से समझाएं चीज़ों को। और अभी भी जितना कन्वर्सन बता रहे हैं सबको, ऐसा नहीं कि आप लोग को बस ऐसे बोल दे रहे हैं कितना होता है इतना होता है, कभी नहीं, आप लोग को हर चीज़ का मैं एक्सप्लेनेशन दे के कराता हूँ, समझाता हूँ। रेगुलर बच्चे जो हैं उनको बेहतर से पता होगा कि मतलब मैं किस तरह से बताता हूँ या फिर अदर थिंग्स। देखिए चलिए कोई नहीं, यहाँ जूल में है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे किलो जूल में। तो कोई भी बात बताए थे कि मान लिया जाए मीटर को किलोमीटर में करना है या फिर हाँ मीटर को किलोमीटर में करना है, तो क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं,
ग्राम को किलोग्राम में करना है तो क्या कीजिएगा, 1000 से ही भाग दीजिएगा। ओके, फिर यदि लीटर को किलो लीटर में करना है तो भी 1000 से भाग देते हैं। मतलब किलो टर्म में जा रहे हैं तो 1000 से भाग दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो जूल से जब हम लोग किलो जूल में जाएंगे तो भी 1000 से भाग देंगे। श्याम से जब किलो श्याम में जाएंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे। रमेश से जब किलो रमेश में जाएंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे, है कि नहीं? न्यूटन से जब किलो न्यूटन में जाएंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे। चाहे फलाना से किलो फलाना में जाएंगे तो 1000 से भाग लगा देंगे। चलिए अब क्या कर दें इसको, तो 1000 से लीजिए भाग लगा देते हैं। ये टर्म इधर रहेगा 73575, तो वैसे उतर गया। ये टर्म किस में हो गया, किलो जूल में बन गया, कि जूल से किलो जूल में बन गया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर जो है 3 के बाद डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए तो हो जाएगा 73.575 क्या हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा। आया बात समझ में? ऑप्शन देख लीजिए, वही इसमें टिक लगा लीजिए, हो गया, आंसर बन गया क्वेश्चन आपका 73.575, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन चल गया बी। बढ़े अगला क्वेश्चन में, तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि है हमारा 198 का है। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द पोल 20 मीटर हाइट पे रखा जा रहा है। देखिए, एक 250 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वस्तु है और उसको 20 मीटर की ऊंचाई पर एक पोल के ऊपर रख दिया जा रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा पूछी जा रही है आपसे। क्या पूछी जा रही है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब पी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, स्थितिज ऊर्जा, वो क्या होता है, m × g × h होता है। ठीक है, m × g × h। तो m का वैल्यू क्या हो गया भाई मेरे, मास कितना हो गया, 10 दिया हुआ है, 10 लिख दिए। g का मान बताइए क्या हो जाएगा, g का मान हम लोग 9.81 ले लेंगे, है ना। और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h का वैल्यू तो आपको 20 यहाँ पे दे रखा है, वो तो 20 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर सीधे मिलेगा 1962 जूल। ठीक है, 1962 जूल। सिंपल है एकदम, वैल्यूज दिए हुए थे और मैंने इसको जो है वैल्यूज को रख दिया और हमको आंसर यहाँ पे मिल गया, है ना। तो 1962, ऑप्शन नंबर सी। क्लासेस मेरी समझ से आप लोग को, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी को क्लासेस अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि वो प्रीवियस क्लास किए होंगे तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग क्लास इस तरह से करते रहिए। आप लोग के लिए ही क्लासेस को अरेंज करा जा रहा है, आप लोग के एग्ज़ाम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो आप लोग ज़रूर क्लास को ज़रूर कीजिए, ठीक है। मेहनत भी करता हूँ, इतना मेहनत लगता है स्लाइड्स बनाने में। मेरा मतलब जितना हमको आप लोग को समझाने में समय नहीं लगता, उतना स्लाइड्स को हमको ढूंढ के निकाल करके इन चीज़ों को करने पे। दूसरी बात है कि सारे चीज़ों को मोबाइल में पढ़ाना होता है। अब मोबाइल में समझिए कितना प्रॉब्लम होता है। देखिए पेन सड़ा हुआ टाइप का पेन है, इससे मुझे वो लिखना पड़ता है, कितना हैंडराइटिंग मेरा ख़राब होता है। उसके बाद भी फिसल जाता है, कभी भी लिखाता नहीं है। उस सारी जो है प्रॉब्लम्स है, उसको सब चीज़ को मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप लोग के लिए कुछ इतना कर रहे हैं तो आप लोग भी इतना कीजिए कि कम से कम चीज़ों को समझिए, चीज़ों को कम से कम इतना मेहनत। अब मान लीजिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई आप लोग देखिएगा नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और ऐसा नहीं है कि आप लोग को कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यदि कुछ प्रॉब्लम होता है मुझे आप शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप बताइए मुझे, या फिर मेरा डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ है जुड़ने के लिए, उससे जुड़ कर भी आप बता सकते हैं क्या समस्या है, नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 199। यही मैं ये इन चीज़ों को किसी कॉम्पिटिटिव टाइप का यदि कुछ सीरीज चलाता है या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को मद्देनजर, जैसे ग्रुप डी का, रेलवे का पढ़ाता, या फिर कुछ दूसरा ITI, मतलब कि स्ट्रिक्टली फॉर ITI नहीं बोल करके कुछ दूसरा चीज़ पढ़ाते तो बहुत बच्चे जुड़ के देखते हैं इन चीज़ों को। लेकिन स्ट्रिक्टली मतलब जो है अभी सिर्फ ITI के बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ITI के बच्चे थोड़ा बहुत ये देखा जाता है कि वो ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। उनको मतलब बस है कि डिग्री ले लेंगे कहीं से, ऐसे वैसे करके निकाल लेंगे, इस वजह से। तो फिर भी आप लोग को मैं अपने तरफ से बहुत मोटिवेट भी करता हूँ, बहुत समझाता भी हूँ। तो आप लोग
कुछ बच्चे समझते हैं, खुशी होती है, अच्छा लगता है। कुछ बच्चे हैं कि बस ऐसे फकैती करते हैं, तो अच्छा बात नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं तो आप लोग अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है आपके लिए, है ना। कोई नहीं, चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 199 पे। क्या कहता है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन जूल। जूल में पूछ दिया गया आपसे, क्या वर्क डन पूछ गया। इफ़ अ लोड ऑफ 15.5 kg इज लिफ्टेड थ्रू अ हाइट ऑफ 4.4 मीटर। कह रहा है कि यदि किसी 15.5 किलोग्राम के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कितना कार्य होता है, वो पूछा गया आपसे। वर्क डन आपसे पूछ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँगा, ये क्या है, लोड को उठाया जा रहा है, ठीक है, ऊपर उठा रहा है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वेट, सॉरी उसको क्या कहेंगे, जो उठाएंगे वो वेट होगा, ठीक है, भार होगा। भार को हम लोग क्या लिख देते हैं, और फोर्स के रूप में भी लिखते हैं। तो ये फोर्स कितना है, एक तरह से 15.5 kg। ये नहीं बोलिएगा सर फोर्स कैसे लिखते हैं, इस पर 4-5 बार हम पूरा एकदम तोड़ तोड़ के समझाएं कि क्यों कहते हैं। प्रीवियस वीडियो देखिए, इस वीडियो में भी बताए हैं आपको क्यों कहते हैं। चलिए पहला पार्ट तो हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हाइट आपको दिया हुआ है एच। एच कितना दिया है, 4.4 मीटर दिया हुआ है ना। अब आपसे क्या पूछा गया है, वर्क डन। बता दीजिए इसको, वर्क डन। वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ इंटू एस। तो एफ का मान कितना है, 15.5 और हाइट कितना है, 4.4। आई बात समझ में। इसमें देखिए थोड़ा सा कन्वर्सन हम लोग को आ रहा है तो हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। इसमें जब हमने सॉल्व किया तो आया 68.2 kg मीटर, क्योंकि ये kg में था, ये मीटर में था, तो क्या हो गया, kg मीटर हो गया। अब देखिए जूल में पूछा गया है। मैं आपको अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था, बहुत अच्छे से आपको बता रहा था कि ये वाला टर्म तो मीटर में है, हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत किससे हो रहा है, ये वाला टर्म को, kg। अब kg वाले टर्म में क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि न्यूटन बन जाए, ये वाला पार्ट में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि न्यूटन बन जाए। तो आपको मैं बताया था 68.2 इंटू, यदि हम 9.81 का मल्टीप्लिकेशन करते, ठीक है, तो ये जो वाला जो टर्म है किस में बन जाएगा, kg, ठीक है, ये न्यूटन में बन जाएगा, है ना। ये वाला टर्म में kg में जब हम लोग 9.81 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पूरा पार्ट जो हो जाता है किस में बदलता है, kg बदल जाता है न्यूटन में। ओके, न्यूटन, और ये मीटर तो है ही, ठीक है, किस में है, मीटर में है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू करीब करीब आ जाएगा 669.04। न्यूटन मीटर को क्या कहते हैं, जूल कहते हैं, ठीक। अप्रॉक्स वैल्यू में 669 जूल इज योर आंसर। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं सारा क्वेश्चंस को एक एक करके, और आप लोग भी इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को एक एक करके आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाद में भी आप लोग रिवाइज करते होंगे, चीज़ों को समझते होंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं था इसमें, बस एक कन्वर्सन बोल दिया था, जूल में पूछ दिया था और kg में दे दिया था। तो हम लोग क्या करिए, उसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिए और वो बन गया किस में, न्यूटन में बन गया, और मीटर था साथ में था तो न्यूटन मीटर कहला गया जूल, ख़त्म, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज के क्लास को यहीं पे बाइंड अप कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 200, अब जो है एक सेंचुरी नहीं डबल सेंचुरी लग चुका है, तो हम लोग जो है धीरे धीरे इन जो सीरीज़ है हमारा उसके करीब करीब पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से क्लास आता रहेगा, आप लोग जो है क्लासेस को करते रहिए और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते रहिए। देखिए क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बुलेट ऑफ मास 5 kg ट्रैवल विद ए स्पीड ऑफ 500 मीटर प्रति सेकंड पर सेकंड, ठीक है। कह रहा है कि एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट जो कि 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए चलने वाला जो भी ऑब्जेक्ट होगा किसमें, उसमें कौन सा ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा होगा। तो आप लोग को फॉर्मूला में लिखाया था, जो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुना वेग का स्क्वायर, यही होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज़ में क्या क्या दिया हुआ है, इसको मैं यदि सॉल्व करूँ तो 1/2 तो रहने दूंगा, और फिर मास का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 ग्राम दिया है, तो 5 यहाँ लिख देते हैं, ओके 5। परंतु इसको जो है चेंज हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको कर लेंगे। अच्छा आइए यहाँ पे 5 ग्राम हो गया, अगुना
जो आपका स्पीड है, ठीक है, स्पीड कितना है 500, लेकिन ये क्या है b है ना, तो 500 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व आपने करा तो यहाँ पे कितना आया देखिए, 1/2 × 5 × 500, 500 × 500 स्क्वायर में था इसलिए 2 बार इसको लिख दिए। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब करीब आपका जो वैल्यू देगा आपको 625000 देगा, ठीक है, 625000, 625000 क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा, है ना, जूल हो जाएगा। अब फाइनली जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा किस में, इसको आपको जब किलो जूल में कीजिएगा तो 1000 से क्या लगा दीजिएगा, भाग लगा दीजिएगा, 625000 डिवाइड बाय 1000, ये 3 शून्य यहाँ का कट गया, कितना बच गया 625 किलो जूल। यही आपका आंसर है। देख लीजिए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। और यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका 625, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए इसको मैं और छोटा कर देता हूँ, आप लोग उठा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया सबों ने। चलिए तो गाइज आज का जो है हम लोग का क्वेश्चंस जो था 200 क्वेश्चन आज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 12 हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया और हम लोग जो है इसी तरह से जो है डे बाय डे क्वेश्चंस को कवर करते जा रहे हैं। और जो बच्चे इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे बच्चे होंगे तो ज़रूर वो बच्चे जो हैं क्लास को रेगुलर नहीं किए होंगे, मैं इस बात की गारंटी लूँगा। क्योंकि देखिए यूनिट चैप्टर, पहला ही चैप्टर जो है, पहला पार्ट जो है इस 500 MCQ सीरीज का, उसमें कन्वर्सन में बताया था। वो कन्वर्सन जो था वो अब जितना MCQ का आप सेकेंड ईयर तक पढ़ते रहिए उसमें कन्वर्सन का काम आपको आता रहेगा हर एक चैप्टर में। अब जैसे परसेंटेज, अब जैसे इफिशियंसी हम लोग निकाल लेंगे, उसमें परसेंटेज यदि पढ़े हुए हैं तब निकाल पाइएगा। तो ये सब कुछ इंटरलिंक्ड होता है, इस वजह से क्लासेस को एकदम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और यहाँ तो इतना अच्छा फैसिलिटी है कि आप जा कर के प्लेलिस्ट में चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो चलिए आप लोग जो इसी तरह से पढ़ाई में मन लगाया कीजिए, आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। और आप लोग को यदि कहीं दिक्कत होता है, कहीं कुछ परेशानी होती है तो मुझसे ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए। आप जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, फेसबुक ग्रुप है, वहाँ भी आप जुड़ करके मुझसे क्वेश्चंस या फिर आपकी जो डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको ये सारी जितने भी मैं कंटेंट्स दे रहा हूँ सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये इस बात की बहुत मुझे अच्छे से पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा भी अपना कुछ तजुर्बा है। मैं भी इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ क्या आता है जाता है, क्वेश्चंस वगैरह से प्रैक्टिस कराता हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करा चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे भी एक अपना अनुभव है। तो आप लोग एग्ज़ाम दे करके जो बच्चे रेगुलर क्लास किए मेरा, वो ज़रूर अब मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करेंगे और बताएंगे देखिए हाँ सर आप लोग जो पढ़ाया था उन सब से ही क्वेश्चंस था। तो चलिए गाइज आप लोग जो है इसी तरह से पढ़ते रहिए और चीज़ों को ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग बहुत ईमानदार हैं, मुझे अच्छे से पता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक भी कीजिएगा और फिर वीडियो को शेयर कीजिए। जो बच्चे आपके कलीग हैं, आपके रिलेटिव हैं, उन सब तक इन वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि मेरी भी मेहनत है और आप लोग का यदि हेल्प हो रहा था दूसरे बच्चों का भी हेल्प हो, ठीक है। और जो मैं कहता हूँ कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, जब तक आप लोग देखिएगा तब तक मैं इस तरह से लाता रहूँगा वीडियो आप लोग के लिए, आपका सहयोग हो सके, आपका मतलब एग्ज़ाम वगैरह ढंग से निकल जाए उसके लिए, और यही चीज़ है। तो चलिए गाइज़ आप लोग फिर इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए, दिल खोल के पढ़ते रहिए। और पढ़ने के साथ साथ सब कुछ एंजॉयमेंट वगैरह, पढ़ाई लिखाई के साथ सब कुछ होना चाहिए, वो बेहद ज़रूरी है। तो वो सब भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या मैं कहूँ, तो बस चलिए फिर पढ़िए और हम लोग मिलेंगे फिर तब कल एक बेहतर जोश के साथ, एक अच्छे ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए पार्ट के साथ मैं फिर आप लोग के सामने। और मोस्ट प्रोबेबली जो है हीट चैप्टर का आप लोग का हीट एंड टेम्परेचर से कुछ क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा। तो आप लोग जो है इसी तरह से सहयोग दीजिए, आप लोग भी क्लासेस को एकदम निरंतर करते रहिए। आप बच्चों तक जरूर दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि इससे उन लोग का भी हेल्प हो सके जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन तक भी इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुंचाइए और उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि चीज़ों को समझें, ये सब चीज़, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर धन्यवाद।